कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसका असली फायदा किसी और को मिल रहा है? जैसे जैसे फसल कोई उगाए और काट कोई और ले जाए। हम सब काम करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन दुनिया की ज्यादातर दौलत बस कुछ ही लोगों के पास क्यों सिमटती जा रही है? ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे खेल का हिस्सा हैं जिसके नियम हमें पूरी तरह मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हमारे गाइड होंगे कार्ल मार्क्स और उनकी मशहूर किताब दास कैपिटल। अब मैं जानता हूँ ये नाम सुनते ही लोगों को एक भारी भरकम मुश्किल सी किताब याद आती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। पर आज हमारा मिशन इसे एक जासूसी की तरह देखना है। हम उन सुरागों को ढूंढेंगे जो बताते हैं कि पैसे, मेहनत और मुनाफे का ये खेल आखिर चलता कैसे है। और ये पड़ताल आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स ने जो बातें लगभग 150 साल पहले लिखी थीं, वो आज हमें अपने चारों तरफ दिखती हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल ऐप्स में भी। तो चलिए इस आर्थिक व्यवस्था के छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। ठीक है, तो एक जासूस की तरह सबसे पहले सबूतों पर नजर डालते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जमीनी हकीकतें हैं जो मार्क्स के विश्लेषण की नींव हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, जो मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, पर करोड़ों लोगों की यही सच्चाई है। और मार्क्स कहते हैं कि ये कोई गलती या हादसा नहीं है जी। ये इस सिस्टम का डिजाइन है। डिजाइन। हाँ, उन्होंने इसे कहा श्रम का शोषण, मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। उनका तर्क था कि पूंजीवादी व्यवस्था का इंजन ही इसी बात पर चलता है कि मजदूर को उसकी मेहनत की पूरी कीमत कभी न दी जाए। कभी नहीं। कभी नहीं। हमेशा एक हिस्सा मालिक के पास मुनाफे के तौर पर जाएगा ही जाएगा। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। फैक्ट्री का मालिक भी तो जोखिम उठाता है। वो अपनी पूंजी लगाता है, मशीनें खरीदता है, जगह का किराया देता है। तो क्या उस मुनाफे पर उसका हक नहीं बनता? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये तो सीधा साधा बिजनेस है। इसमें शोषण जैसा भारी शब्द कहाँ से आ गया? और देखिए, यहीं पर मार्क्स का सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है, जिसे उन्होंने कहा अधिशेष मूल्य। अधिशेष मूल्य? हाँ, सरप्लस वैल्यू। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मजदूर एक फैक्ट्री में टी शर्ट बनाता है और 8 घंटे काम करता है। ठीक है। अब वो सिर्फ 4 घंटे में इतनी टी शर्ट बना देता है जिनकी बाजार में कीमत उसकी एक दिन की दिहाड़ी के बराबर है। अच्छा, तो उसने अपनी मजदूरी तो 4 घंटे में ही कमा ली, तो बाकी के 4 घंटे? वही तो सारा खेल है। वो जो बाकी के 4 घंटे हैं जिसमें वो काम तो कर रहा है पर उसे उसके पैसे नहीं मिल रहे। उसी समय में पैदा हुआ मूल्य अधिशेष मूल्य है। ये वो छिपी हुई कमाई है जो सीधे मालिक की जेब में जाती है और इसी से उसका मुनाफा बनता है। अरे, मार्क्स के मुताबिक मालिक का जोखिम उसे बिजनेस में बने रहने का हक देता है, लेकिन उसका असल मुनाफा मजदूर की बिना चुकाई गई मेहनत से आता है। वाह। मतलब मुनाफा कोई हवा में से नहीं आता, बल्कि वो मजदूर के काम के उन घंटों से निचोड़ा जाता है जिसका उसे कोई पैसा नहीं मिला। बिल्कुल। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। और इसी से शायद ये बात भी जुड़ती है कि दिहाड़ी तय कौन करता है। जाहिर है मजदूर तो नहीं करता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाजार में मजदूर और मालिक बराबर की हैसियत में नहीं होते। यहाँ पर उत्पादन के साधनों का कॉन्सेप्ट आता है। उत्पादन के साधन मतलब जिसके पास फैक्ट्री, मशीनें, जमीन और कच्चा माल खरीदने का पैसा है, असली शक्ति उसी के पास होती है। राइट। मजदूर के पास तो अपनी मेहनत यानी श्रम शक्ति बेचने के सिवा कोई चारा नहीं होता। वो इन साधनों का मालिक नहीं है, इसलिए वो मोल भाव करने की स्थिति में ही नहीं होता। मालिक का लक्ष्य हमेशा लागत कम करके मुनाफा बढ़ाना होता है और मजदूरी सीधे सीधे लागत है। तो ये एक तरह से शक्ति का असंतुलन है। जिसके पास खेलने के सारे साधन है वही खेल के नियम भी तय कर रहा है। सही कहा। लेकिन आज के दौर में तो मशीनें और ऑटोमेशन इतना बढ़ गया है, क्या इससे ये शक्ति का संतुलन और नहीं बिगड़ गया? आज एक इंसान को नौकरी से निकालना आसान है, पर एक महंगी मशीन को बंद करना मुश्किल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मार्क्स ने इसे पहले ही देख लिया था। उन्होंने मशीनों को स्थिर पूंजी कहा और इंसानी मेहनत को परिवर्तनीय पूंजी। अच्छा, स्थिर और परिवर्तनीय। हाँ, उनका तर्क था कि मुनाफा सिर्फ इंसानी मेहनत यानी परिवर्तनीय पूंजी से ही पैदा होता है, क्योंकि मशीनें तो सिर्फ अपनी कीमत उत्पाद में ट्रांसफर करती हैं, वो नया मूल्य नहीं बनाती। लेकिन मुनाफे की होड़ में हर मालिक ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगा रहा है। हाँ, और यही एक
एक विरोधाभास पैदा होता है। जैसे जैसे मशीनें बढ़ती हैं, इंसानों पर निर्भरता कम होती जाती है। इससे बाजार में हमेशा कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं। मार्क्स ने इसे बेरोजगारों की एक आरक्षित सेना कहा, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। बेरोजगारों की सेना? हाँ, ये एक ऐसा दबाव बनाती है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें डर होता है। हाँ, उन्हें डर होता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो बाहर लाइन में खड़ा कोई और कर लेगा। ये बेरोजगारों की फौज वाली बात तो आज भी डराती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए ये जरूरी है कि कुछ लोग हमेशा काम से बाहर रहें। हाँ, ये कोई बग नहीं बल्कि सिस्टम का एक फीचर है। मार्क्स के विश्लेषण के अनुसार हाँ, ये एक ऐसा फीचर है जो मजदूरी को नीचे रखता है और मुनाफे को बनाए रखता है। और जब ये सब एक साथ काम करता है, अधिशेष मूल्य का निचोड़ा जाना, उत्पादन के साधनों पर एकतरफा कब्जा और बेरोजगारों का दबाव, तो उसका नतीजा वही निकलता है जिसे मार्क्स ने कहा, क्या? पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम। ये सुनने में बहुत भारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल मतलब है कि इस सिस्टम में पैसा पैसे को खींचता है, मुनाफा फिर से पूंजी में बदलता है और वो पूंजी और बड़ा मुनाफा बनाती है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि एक सिरे पर दौलत के पहाड़ खड़े हो जाते हैं और दूसरे सिरे पर गरीबी, असुरक्षा और थका देने वाली मेहनत जमा होती है। मतलब अमीर का और अमीर होना और गरीब का अपनी जगह पे संघर्ष करते रहना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इस सिस्टम का स्वाभाविक नतीजा है। इन सब बातों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे समाज में दो अलग अलग टीमें खेल रही हैं, जिनके नियम ही अलग हैं और जिनके हित कभी एक हो ही नहीं सकते। क्या मार्क्स ने भी इसे इसी तरह देखा था? हाँ, यही उनके विश्लेषण का केंद्र है। इसे उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला, पूंजीपति वर्ग यानी बूर्जवाजी, जिनके पास उत्पादन के साधन हैं। फैक्ट्री, जमीन, मशीनें। हाँ, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटेरिएट यानी मजदूर वर्ग, जो अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करता है। अब पूंजीपति का हित है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, जिसके लिए उसे मजदूरी कम रखनी होगी। वहीं मजदूर का हित है बेहतर मजदूरी पाना। तो दोनों के हित तो सीधे सीधे एक दूसरे के खिलाफ हुए। बिल्कुल। और मार्क्स का मानना था कि इतिहास इसी टकराव और संघर्ष से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर ये शोषण इतना साफ है, ये संघर्ष इतना असली है, तो हम इसे हर रोज महसूस क्यों नहीं करते? हम बाजार जाते हैं, चीजें खरीदते हैं और सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। ऐसा क्यों है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब मार्क्स के सबसे दिलचस्प विचारों में से एक में छिपा है। वो क्या है? कमोडिटी फेटिशिज्म। कमोडिटी फेटिशिज्म, चीजों का मायाजाल। ये तो किसी जादू की तरह लग रहा है। और ये एक तरह का जादू ही है। इसका मतलब है कि पूंजीवाद में हम चीजों के पीछे की जो इंसानी मेहनत है, जो सामाजिक रिश्ते हैं, उनको पूरी तरह भूल जाते हैं। मैं समझा नहीं, कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। आप अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन को देखिए। ठीक है। आप उसकी कीमत, उसके ब्रांड, उसके फीचर्स, उसके कैमरे के मेगापिक्सल को देखते हैं ना? हाँ। और उसकी तुलना दूसरे फोन से करते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हम एक पल के लिए भी उन हजारों लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उसे बनाया? उन खान मजदूरों के बारे में जिन्होंने उसके लिए कच्चा माल निकाला, उन फैक्ट्री मजदूरों के बारे में जिन्होंने दिन रात एक करके उसे असेंबल किया, उन सबकी मेहनत, पसीने और परिस्थितियों के बारे में? नहीं, सच कहूं तो ये ख्याल कभी नहीं आता। हम तो बस एक प्रोडक्ट देखते हैं, उसके पीछे का इंसान नहीं। यही है कमोडिटी फेटिशिज्म। लोगों के बीच के सामाजिक रिश्ते चीजों के बीच के आर्थिक रिश्तों में बदल जाते हैं। अच्छा। हम लोगों से नहीं, चीजों से रिश्ता बनाते हैं। और ये मायाजाल बहुत चालाकी से उस शोषण को, उस अधिशेष मूल्य को, उस पूरे वर्ग संघर्ष को हमारी नजरों से ओझल कर देता है। वाह। हमें बस एक चमकता हुआ प्रोडक्ट दिखता है, उसके पीछे की छिपी हुई कहानी नहीं। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब मेरे हाथ में ये जो फोन है, ये सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक पूरी ग्लोबल कहानी है, मेहनत की, मुनाफे की, शोषण की, जिसे मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल। हर प्राइस टैग एक कहानी छिपाई हुई है। तो इन सारी विश्लेषण के बाद इस पूरी जासूसी का निचोड़ क्या है? मार्क्स के मुताबिक इस सिस्टम का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? मार्क्स का मानना था नहीं। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद अपने ही भीतर अपने विनाश के बीज बोता है। अच्छा। उसमें कुछ आंतरिक विरोधाभास हैं जो उसे बार बार संकट में डालते हैं। जैसे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था,
जिसे कहते हैं मुनाफे की दर में गिरावट की प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब है? जैसा हमने पहले बात की, मुनाफे की होड़ में पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाते हैं और इंसानी श्रम का हिस्सा कम करते जाते हैं। हाँ। लेकिन मार्क्स के अनुसार नया मूल्य और मुनाफा तो सिर्फ इंसानी श्रम से ही पैदा होता है। तो जब आप मुनाफे के स्रोत को ही कम करते जाएंगे तो लंबे समय में पूरी अर्थव्यवस्था में मुनाफे की औसत दर गिरने लगेगी। और इससे क्या होगा? इससे बार बार आर्थिक संकट आएंगे, कभी मंदी आएगी, कभी नौकरियां जाएंगी। और इन संकटों का अंत कैसे होगा? उनका विजन क्या था? मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब ये संकट गहरे होंगे और जब मजदूर वर्ग अपने शोषण के प्रति जागरूक होकर एकजुट होगा तो वह इस व्यवस्था को बदल देगा। एक तरह की क्रांति। हाँ, जब बढ़ती असमानता और बार बार आते संकट असहनीय हो जाएंगे तो एक क्रांतिकारी बदलाव संभव है। और बदलाव के बाद की दुनिया कैसी होगी? क्या उनका कोई खाका था? उनका विजन एक ऐसे समाज का था जहां उत्पादन के साधनों पर, मतलब फैक्ट्री, मशीनें, जमीन पर किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक नियंत्रण हो। एक बराबरी पर आधारित समाज। हाँ, जहां अधिशेष मूल्य कुछ लोगों की जेब में जाने के बजाय समाज के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर खर्च हो। जहां काम का मकसद सिर्फ किसी और के लिए मुनाफा कमाना ना हो बल्कि इंसानी जरूरतों को पूरा करना हो। तो कुल मिलाकर दास कैपिटल सिर्फ एक आर्थिक किताब नहीं है, बल्कि यह दुनिया को देखने का एक चश्मा है। यह हमें सतह के नीचे झांकने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। हमें सवाल पूछने पर कि हमारी दुनिया असल में काम कैसे करती है, कौन मेहनत करता है, किसे फायदा मिलता है और शक्ति का असली स्रोत क्या है। बिल्कुल। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण लगभग 150 साल पुराना है। मार्क्स के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। हाँ, ये तो है। एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि हमेशा एक हिंसक क्रांति ही जरूरी नहीं है। ट्रेड यूनियन, हड़तालें और लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए भी मजदूरों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। मतलब सिस्टम को भीतर से बदलना। हाँ, जिसे सुधारवाद कहा गया। और आज की दुनिया तो मार्क्स के समय से बहुत अलग है। आज हमारे पास गिग इकोनॉमी है, IT सेक्टर है, सोशल मीडिया है। हाँ, और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज की दुनिया में जहां पूंजीवाद ने कई रूप बदल लिए हैं, ये सोचने वाली बात है कि क्या शोषण के तरीके बदल गए हैं या फिर संघर्ष के? आज के दौर में उत्पादन के साधन क्या सिर्फ फैक्ट्री और मशीनें हैं या डेटा, एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल हो गए हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। एक ऐप बेस्ड डिलीवरी वर्कर या एक कंटेंट क्रिएटर के अधिशेष मूल्य को हम कैसे मापेंगे? शायद यही सवाल दास कैपिटल को आज भी इतना बेचैन करने वाला और प्रासंगिक बनाए रखते हैं। सवाल वही है, बस खेल का मैदान बदल